अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए, वेलकम, जोहार टू एवरीवन। 11th के लिए मैं लेके आया हूँ कक्षा 11th, विषय भूगोल, और टाइम टेबल तो वो पता है कि नहीं। चलिए आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत जल्द, ठीक है, मज़ा आएगा। देखिए बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा आपको, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, जिससे आपको जो आंसर है, जो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में आएगा। कंटिन्यू आप बने रहिए लास्ट तक एकदम प्रॉपर तरीके से, फिर देखिएगा क्या मज़ा आता है। सिर्फ रटना नहीं है। और मैं बता दूं, बहुत सारा यूट्यूबर मैंने देखा भी है कि बहुत गलती भी किया है, तो इसलिए थोड़ा उससे बचें, अपने से भी उसको जांच कर लें, चेक कर लें क्या सही है या गलत है तब। और मैंने देखा है उसको सही प्रॉपर तरीके से मैंने किया है, उसके बाद मैं आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जल्दी नहीं करना चाहिए, है कि नहीं, गलत नहीं होना चाहिए बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रेडी सेट गो। चलिए आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अय हाय हाय हाय, ये तो एकदम सबको पता होगा ना। आज सवेरे सवेरे हम नारंगी खाए भी हैं, है कि नहीं। तो अब ये सी बात है कि आंसर क्या हो जाएगा पहले का, नारंगी। अरे नारंगी क्या हो जाएगा? नारंगी। ये तो सबको पता है भाई, नारंगी हो जाएगा, क्योंकि नारंगी की तरह पृथ्वी गोल है, ये ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसी तरह आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन, एक व्याख्या करना है। देखिए भूगोल का उद्देश्य क्या दिया हुआ है, भूगोल का उद्देश्य समझिएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। भूगोल का उद्देश्य किससे है? धरातल और प्रादेशिक की बात हो रही है कि नहीं, तो व्याख्या करना है। तो देखिए याद रखिएगा, अगर धरती पे चलेंगे ना जीन्स पहन के, तो अभी आएगा जीन्स पहनने के वाला, ठीक है। तो अब ये सी बात क्या होना चाहिए कि धरातल है ना, कि प्रादेशिक धरातल पर क्या बोलते हैं, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। अरे धरती पे ही रहो भाई, तो उससे आप याद रख सकते हैं। हार्ट जिसका अच्छा होता है वो क्या होता है, धरातल पे चलता है कि नहीं चलता है। तो अब ये सी बात, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर। क्या हो जाएगा, ख नंबर, है ना। तो भूगोल का उद्देश्य समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा, आई होप। एकदम इजी वे में याद कर सकते हैं, यानी कि धरती पे कौन चलेगा भाई, प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता की बात हो रही है, तो है ना। तो अब ऐसी बात है, किसने व्याख्या करना था, रिचर्ड हार्टशॉर्न, है ना, उन्होंने ही दिया था। तो खोजने पर तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? ज्योग्राफी। चलिए आइए समझते हैं। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट बहुत है, 2-3 क्वेश्चन आपसे हो जाएगा ये कंटिन्यू, आप खाली समझिएगा पर्टिकुलर है क्या, कि क्या पूछा है यहाँ पे। देखिएगा क्या पूछा है कि ज्योग्राफी का प्रयोग सबसे पहले पहले तो ये समझना चाहिए ज्योग्राफी बना क्या है। ये 2 वर्ड से बना है। किससे बना है? 2 वर्ड। किससे किससे बना है? एक तो जियो और दूसरा ग्राफी से बना है ना, ग्राफियन। क्या है? ग्राफियन से बना है। किससे बना है? ग्राफियन। जियो मीन्स होता है आपका पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी, ठीक है, क्या है? पृथ्वी है। और ग्राफियन मीन्स होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। देखिए 2 वर्ड से है ना, वर्णन करना है। क्या है? देखिए ये हैंड से लिखना पड़ रहा है, इसलिए राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि पेन उन नहीं चलता है इस पे, है ना। मोबाइल से मैं पढ़ा रहा हूँ पर्टिकुलर आपको, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कि है ना, ये सॉरी इधर है ना। तो आपको समझ में आया ज्योग्राफी क्या है, ये यूनानी भाषा है कि नहीं। ये क्या है? एक यूनानी, ग्रीक यूनानी भाषा है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। और इस शब्द का ये पहली बार शब्द यहाँ पे पूछा है, गलती नहीं कर दीजिए, शब्द। तो शब्द का सबसे पहला जो यूज किया गया था वो क्या, किसने किया था बताइए? ठीक है ना, इरास्टोस्थेनीज ने, है ना, इरास्टोस्थेनीज ने। किसने किया था? शब्द का इरास्टोस्थेनीज ने। और भूगोल का पिता भी बोला जाता है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, समझिए किसको जाना जाता है? ये इरास्टोस्थेनीज ने क्या किया था? ये ग्राफी, अरे रुक जा भाई मेरे, ठीक है, इधर उधर भाग जा रहा है, ठीक है। ग्राफी, जियोग्राफी का वो शब्द किसने किया था? इरास्टोस्थेनीज ने। इरास्टो यहाँ पे टो होगा, है ना, इरास्टोस्थेनीज। क्या हुआ रे? इस्टेरोस्थेनीज ने किया था, ओके। लेकिन भूगोल का जनक,
है ना, किसे, हिकेटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हिकेटियस को, याद रखिएगा, हिकेटियस को। और आधुनिक भूगोल का जनक है, देखिए आधुनिक, है ना, अरे लिख जा भाई, आधुनिक भूगोल का जनक, भूगोल है ना, आधुनिक भूगोल आप लोग नोट कर लीजिएगा। आधुनिक भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल, यानी रेट है ना, ये क्या हो जाता है जी, रेट और जेल, जेल है ना, रेट जेल को कहा जाता है, किसको। और इसी का एक बुक था, है ना, एक बुक इन्होंने लिखा था, एंथ्रोपोजियोग्राफी, है ना, ये बुक लिखा था। और इनके एक शिष्या भी थी, है ना, शिष्य, एलन सेम्पल। कौन थे भाई शिष्य, जो एलन सेम्पल, एलन सेम्पल, एलन सेम्पल, सिंपल है ना, शिष्य थे। तो उन्होंने क्या बोला था इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो अब ऐसी बात है, तो याद हो गया आपका, दो तीन चीज यहाँ से आपको पता चल गया, ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, गो नंबर हो जाएगा। लेकिन आपको आधुनिक भूगोल का पता चला कि किसने किया था, और भूगोल का जनक किसे कहते हैं, हिकेटियस, किसे कहते हैं, हिकेटियस को कहते हैं। तो दो तीन क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना। यहाँ पे देखिए कैसे याद रख सकते हैं इसको, पर्टिकुलर आप देखिए, मजा आएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, थोड़ा सर्दी भी हो गया हमको, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में प्रारंभिक लोकप्रिय ज्वारीय परिकल्पना। देखिए इसको कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आंसर हम लोग भूले ना, तो देखिए जब हम लोग पृथ्वी पे क्या जीन्स पहन के चलते हैं तो ज्वार भाटा आ जाएगा है कि नहीं, तहलका मच जाता है कि नहीं। तो चलिए उससे याद आप रख लीजिए कि क्या होगा, जेम्स जीन्स होगा, जेम्स जीन्स पहन के चलेंगे तो ज्वार भाटा तो आएगा ही ना। तो यही चीज़ है, इससे आप डायरेक्ट याद रखना कि संबंध में प्रारंभिक एवं लोकप्रिय की, तो यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, गो नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, कंटिन्यू बने रहिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन डिस्कशन होने वाला है, जिससे आपको नेक्स्ट मॉडल सेट जो आएगा उसमें एकदम क्वेश्चन धड़ाधड़ बनेगा, एकदम धकाधक बनेगा, ठीक है, पर्टिकुलर बने रहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है। अरे चलिए, है कि नहीं, ये सबको पता होगा कि बिग बैंग, एक बिग बैंग है ना, कौन सा हो जाएगा, ग नंबर होगा। चलिए इसके बारे में तो आप पढ़े होंगे, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एक सिद्धांत था बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग है। का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का गो नंबर, घो नंबर ना, गो नंबर नहीं, घो है ना, यानी कि डी हो जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आपको कंपटीशन में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रकाश है ना, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई। देखिए कितने लोग तो ये कहते हैं प्रकाश वर्ष, ये ऐसा देखिए प्रकाश वर्ष है यहाँ भी, ठीक है। इससे हम लोग देख सकते हैं कि प्रकाश, अरे आजा भाई, ठीक है, प्रकाश वर्ष है और प्रकाश यहाँ पे भी है, तो बोलेंगे इसी का होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश वर्ष जो दूरी का है ना, दूरी मेजर करते हैं, खगोलीय दूरी, क्या है, दूरी का, याद रखिएगा, खगोलीय दूरी है ना, क्या हो जाएगा, 6 का आंसर को हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 का को। वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, बताइए बताइए, है कि नहीं। नो रहता तो कंफ्यूजन कर देता, क्योंकि लास्ट में हट गया है, तो इसमें तो रट लिया होगा जिन्होंने, तो उनको पता होगा कि 8 है। कितना है, 8 है। क्या क्या नाम क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखो बुध और शुक्र, बुध हो गया, फिर शुक्र है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, पृथ्वी, पृथ्वी से कहाँ जाने की बात हो रही है, मंगल है ना, ग्रह, ठीक है, मंगल, उसके बाद मंगल, बृहस्पति भी है और शनि भी है और अरुण वरुण, ये आपको हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है जी, बृहस्पति, है ना। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, खो नंबर, क्या हो जाएगा, खो नंबर। इजी, आगे चलाएंगे बहुत। और मैं बता दूं बहुत सारे इसके फैक्ट्स भी एक्स्ट्रा करते हैं कि सौर प्रणाली की खोज, यानी कि इस तरह बताया किसने कि ये होता है, सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, किसने बताया, तो कोपरनिकस, याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कोपरनिकस, है ना, किससे, कोपरनिकस, ठीक है, कोपनिकस भी बोलते हैं इसको, कोपनिकस,
ठीक है, कोपरनिकस। निकोलस ने बताया तो सौर प्रणाली की खोज किया था, किसने? सौर प्रणाली की कोपरनिकस ने किया था, ठीक है। और सूर्य पृथ्वी से, सोचिए सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। बाबा रे बाबा, कितना? 13 लाख गुना बड़ा है। कौन? सूर्य। किससे? पृथ्वी से, सोचिए। और अच्छा, सूर्य जो है इतना ज़्यादा लाइट क्यों करता है? क्या रीज़न है? कभी उसका लाइट ख़त्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेनली उसमें जो होता है, हाइड्रोजन होते हैं 71% और हीलियम होते हैं 26.5% और अन्य गैसें भी होती है। और जब 4 हाइड्रोजन मिल जाता है, क्या? 4 हाइड्रोजन, कितने? 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो एक हीलियम का फॉर्मेशन होता है। और फिर क्या उसका कभी ये लाइट ही खत्म नहीं होता ये आपस में, है ना? तो ये याद रखना होगा। और सूर्य से प्रकाश की जो है ना, सूर्य से प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत। तो 8 मिनट कितना लग जाता है? 8 मिनट, 8 दूनी 16 सेकेंड, है ना? क्या हो जाएगा? 16 सेकेंड हो जाएगा। तो ये याद आपको रखना होगा, 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है ना? सूर्य से प्रकाश आने में, पृथ्वी तक आने में जो है सूर्य से 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। तो चलिए, हम लोग टोटल 7 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। वेरी गुड, ठीक है, आगे चलते हैं, फिर मज़ा आएगा। चलो भाई, चलिए, सॉरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी, है ना? कॉल आ गया था बीच में। अब नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि हो गया, समझ में आ गया कि आंसर क्या हो जाएगा 7 का आपका 8 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर, भूतल पर वो बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, यानी पास में होता है। तो सबसे पास में याद रख लीजिएगा कौन है, हम बता देंगे कि क्या क्या होता है। जैसे आपका वॉल्केनो है ना? तो भूतल पर वो बिंदु जो भूकंप के उद्गम के क्षेत्र होते हैं, जैसे वॉल्केनो है, तो ये अब जैसे अभी दीपावली में आपने छोड़ा होगा ना जी, दीपावली में आपने छोड़ा क्या? रोशनी, लौकी छोड़ा था, निकलता है आग। क्या निकलता है? चलिए आग बना देता हूँ। ये आग थोड़ा रेड कलर का होगा, ये आग निकला, ठीक है, ऊपर जाता है। तो यहाँ पे इसी को क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर। क्या बोलते हैं इसको? क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लावा, ये अंदर में जो होता है मटेरियल सब, इसको बोलते हैं लावा, है ना? मेग्मा। क्या बोलते हैं? मेग्मा। ये एक्चुअली है चट्टानों से बनता है, अग्नेय है, अपसादी है, अभी बताएंगे आगे, ठीक है। तो मेग्मा जब आप बाहर आ जाता है तो क्या हो जाता है? वो लावा का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 का अधि केंद्र हो जाएगा, ख नंबर आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में हम बता देंगे, आप लोग कमेंट करेंगे, डिटेल में जानना है तो इसके लिए एक सेपरेट में वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं, सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? ये भी याद रखना, सुनामी, भूकंप, एकदम पूरा यही सब चलेगा भाई, घर आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? सिंपल आंसर क्या हो जाएगा इसके? तो आप याद रखिएगा कि किस भाग को होता है, कि स्थल के आंतरिक भाग को सबसे ज़्यादा, अरे भाई कहाँ सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, आंतरिक भाग के ज़्यादा सबसे, यानी कि 9 का क्या हो जाएगा? गो नंबर हो जाएगा, गो, है ना? 9 का गो हो जाएगा। चलिए ये भी ठीक है। भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? अब देखिएगा, है ना, कौन सा? भूपृष्ठ पर, ठीक है। ऐसे तो नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, लेकिन भूपृष्ठ की बात हो रही है, तो सबसे क्या हो जाएगा? O2, ऑक्सीजन हो जाएगा आंसर यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे एकदम सचेत हो जाइएगा। अगर बोलेगा गैस पूछ ले कि गैस सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सा होता है, तो नाइट्रोजन होगा, लेकिन ऐसा है अगर है तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल, आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको, ठीक है। निम्नलिखित में कौन भूगर्म, अच्छा गर्म नहीं होगा, ये गर्भ होगा। क्या होगा? गर्भ होगा। यहाँ पे गर्म दे दिया है, अरे भू काल, भूगर्भ, ये भ है ना? क्या है? भूगर्भ का है ना भाई, गर्भ है ना, भूगर्भ। राइटिंग की तो वाट लगी हुई है, इसमें नहीं होता है कि नहीं? हैंड से लिखना होता है, फिंगर से, तो प्रत्यक्ष में तो इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? कौन? कैसे पता चलता है भाई? यही तो है जो ज्वालामुखी जो पढ़ाएं। क्या है? ज्वालामुखी जो पढ़ाएं, यही एक ऐसा चीज़ है। क्या हो जाता है? अरे आजा भाई, तो इससे पता चलता है, किधर गया
अच्छा इधर चला जाता है। चलिए आइए देखते हैं। तो किससे, ज्वालामुखी से पता चलता है ना, किससे पता चलेगा कि ज्वालामुखी से पता चलता है कि भाई क्या है, भूगर्भ है ना, भूगर्भ यानी कि गर्भ है किसके, ये धरती के, है ना, तो इससे पता चलता है। चलिए तो 11 का क्या हो जाएगा आंसर, ख नंबर। ये देखिए, ये देखो खो बोल दिया, यहाँ पे ये खो होगा, ये ग है ना, यहाँ पे ये ग नंबर, याद रखिए ग नंबर है ना, ग, क ख ग घ, ठीक है। उसके बाद इसको हटा देते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था। देखिए कैसे याद रख सकते हैं इसको, विस्थापन की है, देखिए कैसे याद रखिए, सिंपल, अगर इस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो कैसे याद रखते हैं, है ना, विस्थापन, वो से विस्थापन सिद्धांत 1912, तो अब वो किसमें है, अब देखिए अल्फ्रेड, है ना, अल्फ्रेड में है, वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर इसका आंसर हो जाएगा। तो रटना नहीं है, समझना है। देखिए समझ गए ना कि डायरेक्ट क्या है, ये पर्टिकुलर आपको अगर दिखेगा तो आंसर आप दे सकते हैं, भूलेंगे नहीं, मॉर्गन को नहीं लगाएंगे, हेरी हैस को नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। ओके आगे चलते हैं, क्योंकि सब कुछ इन्फॉर्मेशन, अब विस्थापन सिद्धांत तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि कम समय होता है ना, ज़्यादा फिर वीडियो बन जाएगा तो अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए जल्दी थोड़ा कर रहा हूँ। और जिनको जो समझना है वो कमेंट कर दें, सर ये क्या होता है, वो क्या होता है, मैं आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, देयर इज नो प्रॉब्लम इट ऑल। ओके निम्नलिखित में कौन से सकीर ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, एक तो होते हैं सकीरी होते हैं, दूसरा प्रसुप्त होते हैं, और तीसरा क्या होते हैं, शांत होते हैं। शांत तो शांत प्रसुप्त यानी कि हुआ है, हो भी सकता है, यानी कि ज्वालामुखी फट सकता है वो, लेकिन आपका जो सकीर है तो वो सकीर है। तो इसमें से आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्यूजियामा, है ना, क्या है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी, तो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो उससे याद रख सकते हैं, यही क्या होता है, ये एक्टिव होता है, ये एक्टिव है, डोरमेंट है, फिर इनएक्टिव यानी कि वो शांत वाला हो जाता है, जो बिल्कुल शांति है, खत्म हो चुका है। उसमें डोरमेंट में क्या होता है, वो एक बार खो गया है, फिर दोबारा होने का चांसेस है, हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। हमने क्लास में पढ़ाया हुआ है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ओए पता चल गया होगा ना, महासागर कितने, 7 महासागर हैं। तो आपको पता है कि कौन कौन से हैं भाई, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर, एकदम ढेरों से है, पता चल जाएगा, 7 महासागर। तो अब सबसे बड़ा जो है आपका मेनली ये प्रशांत महासागर, यहीं पे रिंग ऑफ फायर है ना, रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे भूकंप सुनामी आते रहता है, ठीक है। जैसे वर्ल्ड मैप मैंने नक्शा भी बनाया था, तो सिंपल क्या है कि आपका इधर मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, एशिया है, इधर यूरोप हो गया, इधर अफ्रीका हो गया, तो इधर जो होगा आपका यहाँ पे आपका हिंद महासागर हो गया, ये हिंद महासागर, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, है ना, पैसिफिक महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन, तो ये इधर सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए समझ में आ गया होगा, क्या आंसर होगा जी, प्रशांत महासागर। कौन सा, प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर भी कौन सा है, प्रशांत महासागर ही है, प्रशांत महासागर, घ नंबर हो जाएगा। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में भगता है। देखिए टोटल 7 कंटिनेंट है, तो सभी अलग अलग प्लेटों पे हैं, तो आप बता सकते हैं कि 7 कंटिनेंट है। तो कौन कौन से भाई, एशिया, यूरोप, है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आपका अफ्रीका हो जाएगा, यूरेशिया हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा पर्टिकुलर, ये फिर अंटार्कटिका हो जाएगा। तो आपको समझ में 7, तो 7 प्लेट अलग अलग है, इसी के अकॉर्डिंग तो विभक्त किया गया है, तो 15 का हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आंसर क्या हो जाए 7। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है, अब सागर से है ना, किस सागर से हुई, तो किससे हुआ है, ग नंबर इसमें है, क्या होना चाहिए, ग नंबर, टेथिस, है ना, सागर। चलिए आगे चलते हैं, काला सागर नहीं है, तेथिस, ठीक है। 16 का क्या हो जाएगा, ये चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है। अब देखिए 3 प्रकार के चट्टान होते हैं, है कि नहीं, कौन कौन से चट्टान होते हैं, एक तो आग्नेय चट्टान होते हैं, कौन सा, आग्नेय, इग्नेयस, दूसरा होता है अपसादी,
अपसादी चट्टान बोलते हैं या इसको परतदार भी बोलते हैं, याद रखिएगा परतदार, मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, परतदार चट्टान बोला जाता है। और परतदार चट्टान जो है समझिएगा कि पर्टिकुलर, ठीक है, ये दो चट्टान हो गया आपका, एक आग्नेय एक अपसादी और या परतदार, एक रूपांतरित होता है, या रूपांतरित को कार्यान्वित भी बोलते हैं, कार्यांतरित कार्यांतरित कार्यान अरे लिखा हो जाओ भाई, तरित है ना, लिखा नहीं रहा, ऐसे हैंड्स फिंगर नहीं चल रहे, ठीक है, कार्यांतरित, ठीक है। प्रॉब्लम ये तीन प्रकार का हो गया, आग्नेय, परतदार या अपसादी, परतदार या कार्यांतरित या रूपांतरित। तो किस प्रकार के, मैं बता दूं कि अपसादी चट्टान ऐसे चट्टान होते हैं जो कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, स्लेट, संगमरमर ये सब पाया जाता है। तो आपको पता है चूना पत्थर की बात, तो किस में आएगा, अपसादी, ख नंबर ही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, क्या हो जाएगा आंसर, 17 का ख नंबर हो जाएगा, है ना। अब सादी चट्टान, कोई डाउट नहीं, थोड़ा बच के, कभी कोई कोई तो गलत भी लगा दिया है, तो क्या हो जाएगा अपसादी। अब देखिए नेक्स्ट, अगर जो मैंने बताया वही आप देखिए 18 में, खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, वही समझ में तो आ ही गया होगा, अभी हमने बताया, डिस्कशन किया ना कि क्या होगा। देखो एक चीज़ बताया, दो सॉल्व हो गया, तो मतलब ये हो गया कि अपसादी, अपसादी में कोयला हो गया, खनिज हो गया, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, स्लेट हो गया, संगमरमर, ये सब आपका क्या हो जाएगा अपसादी। एग्नेयस में नहीं होगा अपसादी। और अपसादी में बता दूं 75% अपसादी चट्टान ही पाया जाता है, ओके, ये चीज़ है और ये सब चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट क्या है, भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। भूस्खलन मीन्स लैंडस्लाइड, है ना, जो लैंडस्लाइड होता है, जो मिट्टी ऊपर से गिरता है, तो किस क्षेत्र में होगा, एक पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब बताइए, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने मरुस्थलीय दे दिया है, मरुस्थलीय हो सकता है क्या, मुझे तो नहीं लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो पर्वतीय क्षेत्र होगा, जिधर पहाड़ होंगे ना वहाँ से पत्थर गिरेंगे, मिट्टी गिरेगी, ज़्यादा बारिश होने की वजह से और ज़्यादा वृक्ष कटाव की होने की वजह से ये पर्वतीय क्षेत्र में हमको लगता है सबसे ज़्यादा ये आंसर होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मरुस्थलीय दिया है, डोंट नो कैसे दिया है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि पर्टिकुलर आंसर जो इसका 100% सही होना चाहिए वो पर्वतीय क्षेत्र होगा, ठीक है, पर्वतीय, पर्वत वाला होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा क्या है, मैदानी क्षेत्र में होगा नहीं, मरुस्थलीय होगा नहीं, मरुस्थल में कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, पहाड़ी होगा नहीं, तो पठारी क्षेत्र, पर्वतीय, पर्वत हो गया, पर्वत सब जो होते हैं उधर हो सकता है, पठारी पठार होते हैं, पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ सबसे ऊंचे होते हैं ना, तो क नंबर इसका ज़्यादा ऑप्शन है होने का, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, अनुक्रमिक, देखिए अनुक्रमिक प्रक्रिया में जो है आपको थोड़ा जानना होगा कि ये अंतजनित बल होते हैं, एक बाहरी बल होते हैं, तो बाहरी बल में आपके अपक्षय हो गया, अपक्षय, ठीक है, बृहद संचलन हो गया, अपवर्दन हो गया, तो अपवर्दन यानी कि अनुक्रमिक परिणति, तो आपका घ नंबर आंसर होना चाहिए, क्या होगा इसका आंसर हो जाए, सही आंसर इसका हो जाएगा घ, ठीक है, क्या हो जाएगा घ नंबर, क्योंकि ज्वालामुखी तो नहीं होगा। ये पटल, बटल भी तो ये क्या होता है, पटल एक्चुअली होता क्या है, पटल आपका यानी कि परपट्टी की क्या होती है, झुकाव होती है, तो वो भी नहीं होगा, अपवर्दन यहाँ पे होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका अपवर्दन, घ नंबर आंसर एकदम विल बी राइट आंसर, घ नंबर, ओके 20 का घ। वायुमंडल के कुछ द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं, पृथ्वी की सतह से, तो आपको याद होनी चाहिए पृथ्वी की सतह से कितने, तो ये पृथ्वी की सतह भी मैं बता दूंगा कि भाई कौन कौन से मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयल मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है, अभी सब मैं बताऊंगा, तो अभी याद रख लेना है पर्टिकुलर कि कितना हो जाएगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा 32 यानी कि 21 का ख नंबर हो जाएगा, है ना, 21 का ख यानी बी नंबर। वायुयान सामान्यतः किस मंडल से गमन करती है, वही है, देख बहुत सारे लोगों ने इसको गलत भी किया हुआ है, तो मैं समझा देता हूँ कि देखिए पर्टिकुलर क्षोभ मंडल, सुनिएगा अच्छे से, क्षोभ मंडल होता है, लिखना तो पर्टिकुलर इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि पेन से लिख नहीं सकते इसमें, ठीक, तो क्या है क्षोभ मंडल है, फिंगर से ही लिखना पड़ेगा, अरे लिख जाओ भाई, वही ना, लिखाता नहीं है अच्छे से, क्षोभ मंडल,
ठीक है, क्षोभ मंडल हो गया, फिर समताप मंडल होता है, समताप, ठीक है, समताप मंडल राइटिंग पे गौर नहीं करें, समझिएगा, ठीक है। मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल होता है, आयन मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया, बहिर्मंडल होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं क्लास में बताया हुआ हूँ, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर से इसको हम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली क्षोभ मंडल में आप समझिए, क्षोभ मंडल जो हम लोग जो रहते हैं, वायुमंडल है ना, ये क्षोभ मंडल आपका जो, तो वायुमंडल टोटल जो फैला हुआ है ये 10,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये क्षोभ मंडल जहाँ पे बारिश होती है, आंधी तूफान, ये सब क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। जो भी बिजली कड़कती हैं वो क्षोभ मंडल में। समताप मंडल ऐसा मंडल है जो बिल्कुल जहाँ पे क्या होती है कि आपका ओजोन परत है, और जहाँ पे एरोप्लेन सब, वायुयान सब चलता है समताप मंडल में, ठीक है। उसके बाद आपका मध्य मंडल हो गया, मध्य बीच वाला मंडल हो गया। आयनन मंडल वो मंडल होते हैं जिसमें जो भी रेडियो एक्टिविटी होता है, जैसे हम लोग इंटरनेट से बातें कर पाते हैं, सैटेलाइट सब होता है, ये सब आपका आयनन मंडल में होता है ना, आयन मंडल में, ठीक है। और बहिर्मंडल में आपके पर्टिकुलर क्या होते हैं, बाहरी भाग, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन गैस होते हैं, हीलियम गैस होते हैं, ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छे से। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, 22 का क्या हो जाएगा बताइए। अब तो आंसर दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समताप मंडल। क्या हो जाएगा, समताप मंडल एक्टिव, समताप मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समताप 22 का। तो 23 का, क्षोभ मंडल के धरातल से कितनी ऊंचाई पर A1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट, यानी कि ऊपर जाओगे तो क्या होगा, है ना, गिरावट होती जाएगा। अगर यहाँ मान लेते हैं 30 है, तो ऊपर अगर 165 किलोमीटर आप दूर जाओगे तो मालूम पड़ेगा 29 हो जाएगा। तो 23 का क्या हो जाएगा, ग नंबर हो जाएगा, गो। निम्नलिखित में से कौन से गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, ये तो भाई आंसर दे ही दोगे। कौन सा होता है भाई, ओके ओके ओके, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन 78%, 21% अप्रोक्स ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होगा। वो वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, देखिए मानव जीवन के लिए, मानव जीवन के समताप मंडल में, है ना, समताप मंडल में ओजोन लेयर होता है ना, ओजोन, और यही क्या होता है, जो भी पराबैंगनी किरणें आती हैं वो रोक लेता है। अगर नहीं रोकेगा तो सब कहानी खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। इसलिए समताप मंडल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। चलिए, समताप मंडल क्या हो जाएगा, समताप मंडल आंसर इसका हो जाएगा। तो इसलिए रटे नहीं समझे। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए हो गया। 25 का क्या हो जाएगा, कौन नंबर, किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती है, ये तो आपको पता हो गया अभी मैंने बताया है ना। मौसमी क्रिया क्या होगा जी, बिल्कुल सही, क्या है, बिल्कुल सही है ना जी। क्या आपने किया, चलो भाई ओके तो हो जा। अब किस मंडल में सभी है, तो क्षोभ मंडल, इसी में तो मौसमी क्रिया होती है। किस मंडल रेडियो तरंगे वापस लौटा देती है, क्या करती हैं, वापस लौटा देती हैं। अब देखिए, रेडियो तरंगे वापस लौटा देती हैं, क्या होनी चाहिए, समताप मंडल है कि नहीं, इसके आंसर तो होने चाहिए समताप मंडल आयन। देखिए, रेडियो तरंगे वापस लौटाती हैं, ठीक है, लौटाती हैं। रेडियो तरंगे किसमें, आयनन मंडल में तो होता है, लेकिन लौटाती क्या है, रेडियो तरंगे, कहने का मतलब है जो पराबैंगनी किरणें सब हैं वो लौटा देती हैं। समताप मंडल ही तो लौटाती है ना। जो इम्पोर्टेंट जो होता है कि अगर हम लोगों के लिए ठीक है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे वो क्षय हो जा रहा है, तो इसकी वजह से वो बहुत वो रोकता है। तो समताप मंडल होना चाहिए आंसर। बहुत लोगों ने आयनन मंडल बोला है, आई डोंट नो कैसे बोला है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है मेरे अकॉर्डिंग कि समताप मंडल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आप लोग भी कमेंट करें कौन सा मंडल होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये समताप मंडल होगा, जो क्योंकि रेडियो तरंगे की बात हो रही, तो समताप मंडल ही है ऐसा जो लौटा देती हैं, जो भी किरणें आती हैं जो बॉडी के लिए खराब है, जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधे के लिए अच्छे नहीं हैं, इसीलिए तो बहुत सारे सम्मेलन होते हैं कि भाई ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है, तो समताप मंडल वो लौटा देती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग वही होगा 27 यानी 27 का ख नंबर। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है, वायु मंडल में मौजूद जलवाष्प को क्या कहा जाता है,
जलवाष्प को क्या कहें, निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। क्या हो जाएगा, 28 का ख नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 का ख नंबर होगा। ओके, ख नंबर 28। धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है, पता होगा धूम कोहरा सब। अभी जाके देखिए दिल्ली में क्या हालचाल हुआ है भैया, बहुत अभी वहाँ का जो है जहरीली हवा हो गई है, बहुत जहर घुल गया है हवा में। जो 50 होना चाहिए वो 550 हो चुका है, बहुत ज़्यादा। तो औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल फील्ड होते हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्षेत्र में, तो औद्योगिक क्षेत्र में होगा इसका आंसर। इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है, अरे बादल, वही वही वही। चलिए, बादल तो पता है कि कैसे कैसे बनता है, अब सबसे ज़्यादा ऊंचाई है ना, ऊंचाई पर बनती है। तो देखिए इसमें पक्षाब बादल भी है, कपासी बादल भी है, स्तरीय बादल भी है, वर्षा बादल है। देखिए समझिए, हम बताते हैं कि एक्चुअली क्या है कि पक्षाब जो बादल होता है, चलिए इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ जिससे आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा कि पक्षाब बादल जो होते हैं, पक्षाब इसको इंग्लिश में ये साइरस कहते हैं, है ना, रस। ठीक है, अब देखो सिर, सिर से याद रख सकते हैं, ये ऊपर, सबसे ऊपर सिर, सिर होता है ना जी, सिर ऊपर सबसे होता है, तो सिर हो जाएगा, सिर हो जाएगा यानी सिरा। ठीक है, ये सबसे ऊपर होते हैं। उसके बाद कपासी, कपासी जो होता है, कैसा लग रहा है, कपास की तरफ फील हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, कपास से जैसे रुई, रुई की तरह ये दिखता है, धुंधला एकदम रुई, रुई का फॉर्म सा दिखेगा, तो वो आपका कपासी हो जाए। किधर आ गया, इधर आगे कपासी। ठीक है, स्तरीय बादल, स्तरीय बादल मीन्स क्या होता है, जो नीचे सबसे बादल होते हैं वो आपका स्तरीय बादल होते हैं। क्या होते हैं, स्तरीय बादल होते हैं। क्या होते हैं भाई, स्तरीय बादल। ठीक है, जिसको स्ट्रेटस कहते हैं, स्टेटस, स्टेटस, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्टेटस। ठीक है, वर्षा बादल, ये आपका क्या है, वर्षा बादल तो सिंपली आपका क्या हो जाए, वर्षा ही दिला देगा, वर्षा होगी। ठीक है, एक होता है आपका निम्बस, वर्षा, यही निम्बस हुआ क्या, वर्षा बादल, जो क्या वर्षा मेघ भी कहा जाता है, बादल भी, और यही वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो समझ में आ गया। पक्षाब बादल क्या है, रटना नहीं है, समझना है, पक्षाब है ना, तो सबसे ऊंची ये बादल होती हैं। तो सिंपल आपका आंसर यहाँ पे को हो जाएगा। ठीक है, संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है, तो किस क्षेत्र में होती है आपको पता होनी चाहिए, किस क्षेत्र में होती है जी, बताइए आपका किस क्षेत्र में होती है संवहनीय वर्षा, मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है। आंसर दीजिए, रट्टे हैं ना बहुत, विषुवतीय क्षेत्र में। डैट मीन्स क्या होता है, इक्वेटेरियल जो पॉइंट्स होते हैं उसी के फील्ड में क्या होता है, ये 7 गो नंबर है ना। क्या हो जाएगा, 31 का क्या हो जाएगा, गो नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गो नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है, अब बताइए महत्वपूर्ण घटक कौन सा है कि नहीं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, धूलकप है ना, धूलकन है, क्या होनी चाहिए, जलवाष्प। क्या है, जलवाष्प भी होनी चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन भी हो, है कि नहीं, और जल भी हो, तो जलवाष्प दोनों का कम्बिनेशन होता है। तो क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन तो है ही, ऑक्सीजन नहीं हुआ तो गड़बड़ा जाएगा, लेकिन जलवाष्प यहाँ मेन जो हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जलवाष्प। क्या हो जाएगा, जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प हो जाएगा 32 का। निम्नलिखित में से वो प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है, ये तो आपको पता होगा, 9th में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा भाई, वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, जिसमें क्या होता है, जल डायरेक्ट उस पर सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो किस में हो जाता है, वो द्रव है ना से, यानी द्रव से किस में, गैस में बदल जाता है ना, वाष्पित हो जाता है, तो उसी को क्या है, वाष्पीकरण कहते हैं। संघनन तो ऐड हो जाता है ठंडा होने के बाद। ठीक है, और वर्षोत्सर्जन क्या होता है, जो अब पेड़ पौधे के स्टोमेटा से जो निकलते हैं ना पानी, तो वो क्या होता है, उस पर भी धूप पड़ने के बाद वो वाष्पित हो के फिर बादल बन जाता है, तो वो चीज़ हो जाता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका, वाष्पीकरण। चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होती है, किन क्षेत्रों में अधिक होती है, तो किस क्षेत्रों में अधिक होगी भाई, तटीय क्षेत्रों में सबसे अधिक होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर।
अब चलते हैं आगे, लास्ट बस थोड़ा ही बचा हुआ है ना। मज़ा आ रहा होगा, आई होप कि बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, एक बार पढ़ें और याद हो जाए, भूले ना। रट भी सकते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ भी ले सकते हैं, आप जैसे चाहें अच्छा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता हूँ जिसको आप याद रख सकते हैं। रट के याद नहीं रख सकते, निमोनिक मेथड से याद रख सकते हैं, और पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं कि इससे जो हम बता रहे हैं उस तरह आप याद रख सकते हैं। भूमध्यसागरीय वर्षा सामान्यतः होती है, सामान्यतः 10 डिग्री नहीं, 10 से नहीं 5, यानी कि 10 से 20 के बीच, कभी 5 से 10, 10 से 20 हो जाता है, तो हम आंसर, इसका सटीक आंसर क्या बोल सकते हैं कि 10 से 20 डिग्री, है ना, उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच में होती हैं। तो क्या हो जाएगा ख नंबर आंसर। जल वाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। वाष्पीकरण तो कहेंगे नहीं, विखंडन तो कहेंगे नहीं, संघनन कहेंगे नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, है ना, तो आंसर क नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क, 36 का क नंबर। ऊर्ध्वापातन, ठीक है, थोड़ा हिंदी तो ऐसे ही है भाई। जैव विविधता का संरक्षण, है ना, निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता को बचाना चाहिए, जो भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उसको बचाने, तो सभी जीवधारियों के लिए, डैट मीन्स क्या, जंतु भी, पौधे और प्राणी, सभी जीवधारियों के लिए। इसमें क्या क्या है, जंतु, पौधे, तो जीवधारी के लिए बात हो रही है ना, जो भी जीवधारियों, जैव विविधता की बात हो रही है, तो सभी जीवधारियों के लिए जिसमें जीवन होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाए, 37 का घ नंबर होगा, सभी जीवधारियों के लिए। ठीक है, जीवधारी के लिए। 38, भारत में अन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। अब ये तो भाई मैंने 10th में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है पर्टिकुलर अच्छे तरीके से। ठीक है, कि क्या हुआ था, तो 1972 याद रखेंगे। क्या है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया था, 1972। और 1993, ये 73 में क्या हुआ था, 1973 में बताइए, 1973 में क्या हुआ था। हाँ, बाघ परियोजना, है ना, गिर बाघ परियोजना, कहाँ पे बाघ परियोजना था, ये उत्तराखंड, किस पार्क में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था 1936 में, उसके बाद उसका नाम 1970 में कर दिया गया, क्या, जिम कॉर्बेट कर दिया गया, ये भी याद रख सकते हैं। और क्या, एक गुजरात में भी गिर सिंह नेशनल पार्क है, वहाँ पे परियोजना एक्चुअली, वहाँ पे भी क्या, सिंह को संरक्षित किया, गिर। कभी तो आइए गुजरात के गिर जंगल में घूमने के लिए भाइयों बहनों, तो आइए। ठीक है, अब चलते हैं 39, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। बहुत ज़्यादा विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है, हॉट स्पॉट, क्या कहेंगे उसको, हॉट स्पॉट। ये आंसर क्या होना चाहिए 39 का, 39 का आपका क्या होना चाहिए जी, गो नंबर। अरे सिलेक्ट नहीं हुआ, चलो गो नंबर। ठीक है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, ये है क्या, रियो डी जेनेरियो बताइए क्या है, रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील की राजधानी है भैया, रियो डी जेनेरियो, रियो ओलंपिक याद हो गया होगा। ठीक है, कब पृथ्वी सम्मेलन बताए थे, कब हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, 1992 में हुआ था। क्या हुआ था, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया था। चलिए, थैंक यू। और आपको जो भी लगता है कि जो सब्जेक्ट का आप चाहते हैं कि उसका एक्सप्लेनेशन करूं, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा तो। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे आपके लिए। ठीक है, जो भी यानी कि अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। चलिए नेक्स्ट के लिए मिलते हैं अब दूसरे दिन।